हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू अलिम्स रियल एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। हमने रोटेशनल डायनेमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। लास्ट वीडियो में हमने सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो से हम रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड में रोटेट होती है तो हम इसे रोटेशनल मोशन कहते हैं, और जो बॉडी जिस एक्सिस के अराउंड में रोटेट होती है हम इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और ये बॉडी एक रिजिड बॉडी होती है। रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसकी साइज और शेप चेंज नहीं होती जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी ये एक रिजिड बॉडी है, ये इसके नंबर ऑफ पार्टिकल है। अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो दो पार्टिकल का जो बीच का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता रिजिड बॉडी में। जैसा कि रिजिड बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी होती है, जब ये बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड में रोटेट होती है तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं विथ डिफरेंट रेडियस। अगर हम किसी बॉडी को लीनियर मोशन कराना चाहते हैं तो हमें इस पर फोर्स अप्लाई करना होता है। इसी तरह जब हम किसी बॉडी को रोटेट कराते हैं यानी रोटेशनल मोशन देते हैं तो हमें इस पर टॉर्क अप्लाई करना होता है। और टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करता हूँ F, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो इस पॉइंट से एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है। इसी तरह जब मैं प्योर रोटेशन मोशन कराना चाहता हूँ, जैसे जो वाटर टैप होता है, पानी का जो नल होता है, और जो गाड़ी की स्ट्रिंग होती है, अगर मैं वाटर टैप को ऑन ऑफ करता हूँ तो मुझे इस पर कपल अप्लाई करना पड़ता है। और कपल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो फोर्स होते हैं पैरेलल होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है ये इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस होता है। जब हम किसी बॉडी को लीनियर मोशन कराते हैं तो ये इमीडिएटली मोशन नहीं करती, बॉडी इस फोर्स को अपोज करती है, यानी कुछ टाइम लेती है। इसी अपोजिशन को हम इनर्शिया कहते हैं। इसी तरह जब बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो ये बॉडी टॉर्क को अपोज करती है। इसी अपोजिशन को हम रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लीनियर मोशन में जो इनर्शिया होता है वो मास पे डिपेंड होता है। जब बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा मोशन करने में। बट जो रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ना सिर्फ मास पे डिपेंड होता है, वो दूसरे कई फैक्टर पे डिपेंड होता है। तो आइए देखते हैं बाकी जो फैक्टर है जिस पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है वो क्या है। जैसा कि हमने देखा, अगर हम रुकी हुई बॉडी को मोशन कराते हैं या मोशन वाली बॉडी को रुकाते हैं तो बॉडी अपोज करती है। इसी बॉडी के अपोज करने की एबिलिटी को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसे आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक रिजिड बॉडी है जो इस एक्सिस के अराउंड में
रोटेट हो रही है। जैसा कि रिजिड बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनती है। अगर मैं सपोज करता हूँ यह पार्टिकल का मास m1 है और इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से ये r1 है। इसी तरह यह पार्टिकल का अगर मास m2 है और इसका डिस्टेंस r2 है। इसी तरह अगर मैं लास्ट नंबर ऑफ पार्टिकल लेता हूँ जिसका मास mn है और इसका डिस्टेंस rn है, तो जो I होगा वो होगा I इक्वल टू, अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल का मास लेता हूँ m1 और इसका डिस्टेंस का स्क्वायर लेता हूँ r1 स्क्वायर। इसी तरह मैं सेकेंड पार्टिकल लेता हूँ जिसका मास m2 है और इसका डिस्टेंस r2 का स्क्वायर लेता हूँ। इसी तरह मैं लास्ट नंबर ऑफ पार्टिकल का मास लेता हूँ mn और इसका डिस्टेंस rn का स्क्वायर लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं जो m r स्क्वायर जो टर्म है ये समेशन के साथ है, इसलिए मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ समेशन ऑफ m r स्क्वायर। और जो नंबर ऑफ पार्टिकल है फर्स्ट टू n नंबर तक है, इसलिए मैं इधर i लेते हुए इधर i इक्वल टू 1 से लेके n तक लिखूँगा। तो ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। हम इसे इस तरह डिफाइन करेंगे समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है kg मीटर स्क्वायर और इसका डायमेंशन होता है m1 l2 t0। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं होता है, वो कई दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड होता है। तो हम देखते हैं कौन से फैक्टर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड होता है। फैक्टर ऑन विच आई डिपेंड। फर्स्ट लेते हैं हम द मास शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। अगर मैं दो बॉडी लेता हूँ जो इस एक्सिस के अराउंड में रोटेट हो रहा है और दोनों का जो मास है अगर अलग अलग है, जैसे इसका मास 5 kg है और इसका मास 10 kg है, दोनों की साइज और शेप सेम है, तो जो बॉडी का मास ज़्यादा होगा हमें इसे रोटेट कराने में ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना होगा। इससे पता चला अगर मास ज़्यादा होगा तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर मैं दो बॉडी लेता हूँ, एक स्फेरिकल बॉडी है और सेकेंड सिलिंड्रिकल बॉडी है और दोनों को एक्सिस के अराउंड में अगर रोटेट करता हूँ, अगर दोनों का मास अगर 5 kg है बट इन दोनों की शेप अलग है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। इसी तरह अगर मैं दो बॉडी लेता हूँ, एक की साइज कम है और एक की साइज ज़्यादा है, फिर भी दोनों बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा अगर इसका मास अगर इक्वल भी होगा तो। इसी तरह जो सेकेंड फैक्टर है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस। हम दो बॉडी कंसीडर करते हैं, ये एक बॉडी है और ये सेकेंड बॉडी है। इसका मास 5 kg है, इसी तरह इसका मास भी 5 kg है। इसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो 1000 नंबर ऑफ पार्टिकल है। इसी तरह ये बॉडी में भी 1000 नंबर ऑफ पार्टिकल है, बट इस बॉडी में जो पार्टिकल है एक्सिस के करीब ज़्यादा पार्टिकल है और एक्सिस के दूर कम पार्टिकल है। इसी तरह इस बॉडी में जो एक्सिस के करीब जो पार्टिकल है वो कम है
और कॉर्नर पे जो पार्टिकल है ज़्यादा है, पर दोनों बॉडी में पार्टिकल सेम है, तो इस बॉडी का इनर्शिया कम होगा और इस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा। इससे पता चला अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस भी चेंज होता है तो इसका इनर्शिया चेंज हो जाएगा। थर्ड, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। अगर मैं एक बॉडी लेता हूँ, इसे इस एक्सिस के अराउंड में रोटेट करता हूँ और इसका मास है 5 kg। सेम बॉडी को अगर मैं इस एक्सिस के अराउंड में रोटेट करता हूँ तो दोनों का इनर्शिया अलग होगा। इससे पता चला अगर मैं एक्सिस की पोजीशन भी चेंज करता हूँ तो इसका इनर्शिया चेंज हो जाएगा। अगर मैं ब्लॉक लेता हूँ और ये इसका y एक्सिस है, ये इसका एक एक्सिस है और ये इसका z एक्सिस है। अगर मैं फर्स्ट इस बॉडी को इस एक्सिस के अराउंड में रोटेट करता हूँ तो इसका इनर्शिया कुछ अलग होगा। अगर मैं इस एक्सिस के अराउंड में इसे रोटेट करता हूँ तो इसका इनर्शिया कुछ अलग होगा। इसी तरह इस एक्सिस के अराउंड में अगर मैं रोटेट करता हूँ तो इसका इनर्शिया कुछ अलग होगा। अगर मैं एक्सिस का ओरिएंटेशन भी चेंज करता हूँ तो इसका इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है और वो कौन से फैक्टर है जिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो हमें कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।